गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके संग डिस्कस करने वाली हूँ आईसीएसई 9th फिजिक्स फाइनल एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कंपाइल किए हैं एक सैम्पल पेपर की फॉर्म में। ये सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो फाइनल एग्जाम का पेपर है उसका पैटर्न क्या रहता है, वो किस तरीके से आता है, आपको किस तरीके की प्रिपरेशन की जरूरत है। तो आप साइड बाय साइड इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए तो ये आपका एक सेल्फ इवेल्युएशन भी हो जाएगा। इस सैम्पल पेपर में मैंने 9th फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं। लॉज ऑफ मोशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, साउंड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन शुरू करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो 9th फिजिक्स का फाइनल एग्जाम रहेगा, आईसीएसई 9th फिजिक्स का फाइनल एग्जाम, ये बोर्ड पैटर्न पे ही आता है। और अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 1 to 4। ईच क्वेश्चन के 5 सब पार्ट होते हैं इन विच ईच सब पार्ट इज अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स ईच। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का बनता है और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं इस सेक्शन में से। ऑल आर कंपल्सरी। आप इस सेक्शन में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ नहीं सकते। वहीं जो सेक्शन बी है उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इन 6 क्वेश्चन में से आपको अटेंड करने होते हैं एनी 4। मोर और लेस ये क्वेश्चंस भी जो हर क्वेश्चन होता है वो 10 मार्क्स ईच ही होता है। इनके सब पार्ट्स हो सकते हैं, सब पार्ट्स किसी भी तरीके से हो सकते हैं, मे बी 5 सब पार्ट्स हो, मे बी जो डिवीजन है सब पार्ट्स का वो 3 पार्ट्स में हो, ए बी सी, जो कि 3-3-4 मार्क्स के होते हैं। तो किसी भी तरीके से सब डिवीजन आए, बट ओवरऑल जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का है और आपको अटेंड करना है एनी 4। तो ये बात हो गई क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट की। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 40 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम 40 मार्क्स का होता है और इसमें सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन 1 रखा है। क्वेश्चन 1 का ए सब पार्ट, अ स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड to find the weight of a body X on the surface of moon. The mass of body X is 2 kilogram and its weight is recorded 3.4 Newton. The weight of another body Y recorded by the same spring balance is found to be 7.65 Newton. Calculate the mass of body Y. तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और बाद में इसका सोल्यूशन मैच कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मून की सरफेस पे किसी बॉडी एक्स का जो मास है वो कितना है, 2 किलोग्राम है और जो वेट है वो कितना है, 3.4 न्यूटन है। तो हमें पता है जो वेट है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमें पता नहीं है मून की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो हम इन दो वैल्यूज से मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो निकाल लेंगे। सो दैट वुड बी वेट अपॉन मास। तो ये आ जाएगा 3.4 अपॉन 2, दैट इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हमको पता है कि जो कोई बॉडी है y, उसका जो वेट है, y का जो वेट है वो आया है 7.65 न्यूटन और हमें निकालना है मास ऑफ y। तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, वेट ऑफ y equals to mass of y into acceleration due to gravity on the surface of moon। अब हम इस फॉर्मूले से मास ऑफ y निकाल सकते हैं by dividing the weight of y by acceleration due to gravity on the surface of moon। So that is 7.65
डिवाइडेड बाय 1.7। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी नियरली 4.5 किलोग्राम। All right. So the answer of this question, mass of Y is 4.5 kilogram. I hope this question is clear to you. Next question है, state two differences between mass and weight. तो यहाँ पे मैंने ये टेबल इंक्लूड किया है जिसमें करीबन 5 डिफरेंसेस गिवन है मास और वेट के बीच में। आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। तो मास जो है वो इट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी एट रेस्ट। वेट इट इज द फोर्स with which the earth attracts a body. Mass is a scalar quantity. Weight is a vector quantity. Mass is measured by physical or beam balance. Weight is measured by spring balance, which is calibrated to read in Newton. Mass mass is constant for a body and does not change with change in place. आप mass अर्थ पे लो, mass moon पे लो या कहीं भी यूनिवर्स में लो, mass will remain constant. बट वेट इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इवन अर्थ पे भी हर जगह जो वेट होता है वो सेम नहीं आता है। इट्स वैल्यू चेंजेस विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। वेट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सी, कॉपी दिस डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ रेस ए एंड बी। तो आप देख सकते हो जो ए है वो पैरेलल टू सेंट्रल एक्सिस आ रही है और हमें पता है जो रे पैरेलल टू सेंट्रल एक्सिस आती है वो उसकी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से होके गुजरती है? उसकी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो होके गुजरती है फोकस से। तो रिफ्लेक्टेड रे मैं यहाँ ग्रीन से ड्रॉ करूंगी और हम जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से निकालेंगे? फोकस से। तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे 1। एक बी की जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मैं पिंक से ड्रॉ करूंगी। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है उसकी रिफ्लेक्टेड रे उधर से ही वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाती है। तो ये जो है वो सेम पाथ से वापस चली जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई बी की और जो ग्रीन वाली है वो रिफ्लेक्टेड रे हो गई ए की। Now question number 1D. State the purpose of using the following in an electric circuit. So ammeter वो इंस्ट्रूमेंट होता है which is used for measuring the magnitude of the current. तो आप करंट का जो मैग्नीट्यूड है किसी पर्टिकुलर सर्किट में when you have to measure that you will use ammeter. Ammeter will always be used in a series combination और इसको हम इस तरीके से एक सर्किट में शो करते हैं। एक सर्किल के अंदर ए लिख के अमीटर को शो करते हैं। रियोस्टेट वो डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस को वेरी करता है एक सर्किट में। तो जब रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल करते हैं, वेरी करते हैं, तो एक्चुअली वी आर एडजस्टिंग द magnitude of the current in a circuit. We can increase the current, we can decrease the current by changing the resistance of that particular circuit. एक्सक्यूज मी। रेजिस्टेंस को हम सर्किट में, रियोस्टेट को हम सर्किट में इस तरीके से दिखाते हैं। वेरिएबल रियोस्टेट को हम सर्किट में इस तरीके से दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1E। A sound wave of frequency 500 hertz and wavelength 0.66 meter is traveling in a medium. Calculate the velocity of wave in the medium. तो हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमको वेवलेंथ दे रखी है, हमें वेलोसिटी निकालनी। वेवलेंथ दे रखी है 0.66 मीटर, वेलोसिटी हमको निकालनी है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 500 हर्ट्ज। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0.66
इंटू 500, तो ये हो गई 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड ए। साउंड वेव A and B are traveling in two different media. Find which wave will be traveling faster when and when. So A is traveling in water and B is traveling in carbon dioxide. तो हमें पता नहीं इन दोनों में से फास्टर कौन है। देखो हमें पता है कि जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है और सबसे कम गैस में होती है। यहाँ पे वाटर लिक्विड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ऑब्वियसली ए की जो वेलोसिटी है इट विल बी ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट है ए इज ट्रेवलिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड बी इज ट्रेवलिंग इन हाइड्रोजन। तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसका गैस के अंदर अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का हमारे पास फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू अंडर रूट गामा P, जहाँ पे P is the pressure of the gas divided by rho. Rho is the density of the gas. तो इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, हाइड्रोजन से कंपेयर करें, तो हाइड्रोजन इज द is less denser or very rare, it is a rarer gas in compared to carbon dioxide. Carbon dioxide is more denser than hydrogen. So obviously because carbon dioxide is more denser, so the speed of sound wave will be lesser in carbon dioxide in compared to hydrogen. So in this second case, the speed of B, wave B will be greater than A. और हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में स्पीड ऑफ साउंड होती है 260 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन में होती है 1270 मीटर पर सेकेंड और वाटर में हो सकती है 1450 मीटर पर सेकेंड। अगर हमको ये स्पीड ऑफ साउंड याद है तो हम डायरेक्टली भी आंसर कर सकते थे, लेकिन हम कितनी स्पीड याद रखेंगे, कोई सी भी गैस कोई सा भी सब्सटेंस पूछा जा सकता है, तो उस केस में हमें कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2B। तो क्वेश्चन नंबर 2B है A and B are two metal sphere which are connected with the help of a metal wire. State the direction of flow of electron in each case. अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में दो मेटल स्फीयर दे रखे हैं जिन्हें आपने मेटल वायर की हेल्प से कनेक्ट कर रखा है और हमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन बतानी है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ध्यान देना चाहिए कि हमें किसके फ्लो की डायरेक्शन पूछिए, इलेक्ट्रॉन्स की पूछिए या इलेक्ट्रिसिटी की पूछिए। ठीक है, तो फिलहाल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन पूछिए। तो ये नेचर का नियम होता है कि कोई भी चीज हमेशा जहां पे ज्यादा होती है वहां से कम की तरफ जाती है। अब पहले केस में जो स्फीयर ए है वो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है ज्यादा, नेगेटिवली चार्ज है। और ये न्यूट्रल स्फीयर है यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉन के बराबर है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे वो कहाँ किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ए टू बी की डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। सेकेंड वाले केस में स्फीयर ए है पॉजिटिवली चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कम, इलेक्ट्रॉन्स की स्कैरिसिटी है यहाँ पे। बी में इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि बी इज न्यूट्रल, तो बी में ना इलेक्ट्रॉन कम है ना ज्यादा है, पर यहाँ पे कम है। तो कम है तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होगी वो होगी बी टू ए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमसे फिलहाल इस क्वेश्चन में तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, लेकिन अगर हमसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा होता, इन दैट केस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो की डायरेक्शन होती वो ऑपोजिट हो जाती, इट वुड बी बी टू ए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, और सेकंड केस में ये हो जाती ए टू बी। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2C। Why do we use convex mirror as rear view mirror?
तो स्फेरिकल मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर की तरह क्यों चूज करते हैं? क्योंकि ये हमेशा अपराइट इमेज बनाती है। कॉनकेव जो मिरर होता है वो हमेशा रियल इमेज बनाता है, बट वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये अपराइट इमेज बनाती है, तो इसीलिए हम इस कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर चूज करते हैं। स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच के। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन से बनती है, परमानेंट मैग्नेट स्टील से बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जब तक कि उसमें उसकी कॉइल में करंट फ्लो होती रहती है। जैसे आप करंट की सप्लाई बंद कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि परमानेंट मैग्नेट एज द नेम सेज ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो चेंज की जा सकती है करंट की अमाउंट से। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की करंट की अमाउंट से या कॉइल्स, जितनी कॉइल्स आपने डाली हैं उसके उसकी वेरिएबिलिटी से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो, उसको वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हो, जैसे क्रेन्स वगैरह में जो इस्तेमाल होती है। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसकी आप मैग्नेटिक फील्ड को की स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन अगर हम रिवर्स करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होती। जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल ही रहेगा, जो साउथ है वो साउथ ही रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाती है, जब आप करंट को स्विच ऑफ कर देते हो तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाती है, लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट है वो कभी भी डीमैग्नेटाइज नहीं होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। उसके बाद है व्हाई डज अ मैग्नेट सस्पेंड फ्रीली फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। तो ये चीज ये प्रूव करती है, जब भी हमें पता है कि दो मैग्नेट्स जो होती हैं उनके सेम पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप दो मैग्नेट लोगे, एक के नॉर्थ पोल को और दूसरे के नॉर्थ पोल को अगर आप पास पास लाओगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप एक का नॉर्थ पोल लोगे और दूसरे का साउथ पोल लोगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी हम इसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो ये हमेशा अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। देखो, अर्थ जो है उसके इट इज सेड कि उसके सेंटर में बहुत सारा मैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी वजह से अर्थ का जो कोर है एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है और अर्थ का जो ज्योग्राफिक साउथ है वो इसके मैग्नेटिक पोल से ऑपोजिट है। अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ इज अर्थ का मैग्नेटिक साउथ, और अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ इज अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ। इसीलिए जब हम किसी दूसरी मैग्नेट को यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ अपना मैग्नेटिक नॉर्थ रखेगी, तो वो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ से कोरिलेट करेगा। और ऐसे ही अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वहां पे उस दूसरी मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ रहेगा, जो कि अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ से कोरिलेट करेगी। इसी वजह से कोई भी मैग्नेटिक निडल है या कंपास निडल है या कुछ भी है, वो हमेशा उस निडल का जो नॉर्थ है वो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट करता है, बट वो एक्चुअली अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होता है। ठीक है, तो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ लाइज इन द ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन and the magnetic north pole of the earth lies in the geographical south direction. So I hope it is clear. Next question है, when a train starts or stops suddenly, sliding door of some compartment may open. Explain with reason.
देखो यहाँ पे हम इनर्शिया की प्रॉपर्टी देखते हैं। हमें पता है कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो अपनी स्टेट ऑफ कोई भी जो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है उसमें किसी भी तरह के चेंज को रेजिस्ट करती है। तो अगर सपोज ये स्लाइडिंग डोर है और ये ट्रेन की बेस है, ये ट्रेन है, ट्रेन का डब्बा है और ये ट्रेन की बेस है। अब ये स्लाइडिंग डोर इस समय जो ट्रेन है वो एट रेस्ट है, ये तो स्लाइडिंग डोर भी एट रेस्ट है। लेकिन जैसे ही ट्रेन सडनली मूव करना स्टार्ट होगी तो ट्रेन के बेस के संग ये जो चैनल्स है इनका जो बेस है वो तो ट्रेन के बेस के संग मूवमेंट में आ जाएगा। लेकिन ये जो स्लाइडिंग डोर है इनका जो अपर पार्ट है दे ऑल अभी भी एट देयर रेस्ट स्टेज। इसी वजह से जैसे ही ट्रेन चलेगी तो ये जो स्लाइडिंग डोर है अपनी तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे, ठीक है, ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ट्रेन। और इसी वजह से ये अपने आप खुल जाते हैं, स्लाइडिंग डोर्स जो है वो अपने आप खुल जाते हैं बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो द रीजन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a wave of wavelength 0.70 meter has a time period of 0.002 second. Find the velocity of wave. वही हमारे पास फॉर्मूला है wavelength equals to velocity upon frequency या फिर velocity upon frequency या फिर wavelength equals to velocity into time period. देखो अगर आपको इन फॉर्मूलेज में कहीं भी कंफ्यूजन है ना तो एक फॉर्मूला जो सब बच्चों को हमेशा याद रहता है, छोटेपन से याद रहता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला तो हमें याद है। वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस होती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है? टाइम है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड की जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? 1 बाय फ्रीक्वेंसी। इसीलिए फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाती है जब हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात कर रहे होते हैं, और अगर टाइम पीरियड के टर्म में बात कर रहे होते हैं तो वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को कोरिलेट कर सकते हैं इस बहुत इजी फॉर्मूले से जो कि हम बचपन से याद करते हुए आए। तो वेवलेंथ इज 0.70 मीटर, वेलोसिटी हमें निकालनी है, टाइम पीरियड जो है वो है 0.002 सेकेंड। तो जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई? 0.70 डिवाइडेड बाय 0.002। तो the velocity of that wave is 350 meter per second. So I hope it is clear now. Next question, a distance between 10th and 15th crest is 0.4 meter. What will be the wavelength of the wave? तो जैसे कि अगर हमने ये वो बनाई, एक वेव बनाई, ठीक है, हमें पता है कि जो वेवलेंथ होती है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी होती है। यानी अगर ये 10th क्रेस्ट है और ये 11th क्रेस्ट है तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी? वेवलेंथ होगी। लेकिन हमें 10th और 15th के बीच की दूरी दे रखी है, यानी टोटल 5 क्रेस्ट के बीच की दूरी निकालनी है, और हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव दूरी दे रखी है, 5 क्रेस्ट के बीच की दूरी दे रखी है और हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी निकालनी है। तो अगर हम सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, अगर 5 क्रेस्ट के बीच की दूरी जो है वो 0.4 मीटर है तो 1 क्रेस्ट के बीच की दूरी कितनी होगी? 0.4 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया 0.08 मीटर। वेवलेंथ आ गई 0.08 मीटर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, so write the general characteristic of non contact forces. so non contact forces कौन से होते हैं? 3 होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक
और मैग्नेटिक। ये 3 नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, जिसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दे कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक, बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक के केस में जो अलाइक चार्जेस या पोल हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो डिफरेंट चार्जेस या पोल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इन बोथ द केसेस। ठीक है, so the gravitational force is always attractive, but electrostatic and magnetic can either be attractive or repulsive. जो मैग्नीट्यूड एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का वो डिपेंड करता है उन दोनों बॉडीज के बीच की दूरी पे। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो फोर्स है वो घटता जाएगा। तो फोर्स है बेसिकली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज जिनके बीच आप वो नॉन कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी जो फोर्स है वो दुगनी तेजी से घटता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड ई, डिफरेंशिएट बिटवीन गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से इजीली पास होने दें, उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। और इनका एग्जांपल सारे मेटल्स हो गए, acidulated वाटर हो गया एंड मरकरी। मरकरी इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से पास ना होने दें, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और उनके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते। इसका एग्जाम्पल है कॉटन, रबर, प्लास्टिक एंड वुड। काफी इजी थियोरेटिकल क्वेश्चन था ये। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है फोर्थ है, डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। अभी 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 हमने रेल वाला जो कंपार्टमेंट डोर वाला क्वेश्चन किया था, वहां भी मैंने बताई थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी स्टेट को रिटेन रखता है, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में। जैसे कि अगर एक टेबल है और एक टेबल पे अगर एक बुक पड़ी है तो वो बुक वहां पे रखी रहेगी अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बुक को वहां से ना हटाए। तो ये इस ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी, और इस समय ये जो बुक है वो है एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे ही अगर एक बॉल अगर फ्लोर पे चल रही है तो वो बॉल फ्लोर पे मूव करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस कोई अपोजिंग फोर्स उस बॉल को स्टॉप ना करे। तो आप ये कह सकते हो कि थर्ड टाइम बाद तो बॉल अपने आप रुक जाती है, पर वो अपने आप नहीं रुकती, वो रुकती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोर एंड फ्रिक्शन ऑफ द एयर। तो फ्रिक्शन ऑफ द एयर एंड फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोर, क्योंकि वो अपोजिंग फोर्स हैं जो कि इस बॉल की मूवमेंट को अपोज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस बॉल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। तो ये अपने आप नहीं रुकी है, इस पे अपोजिंग फोर्स लगे। तो इसे द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन is called inertia, and this is the inherent property of each object. Fourth B question, what will be the effect of on image formed by a concave mirror if half of the mirror is covered with black paper? तो देखो, जब हम इमेज बनाते हैं तो हम इमेज कैसे बनाते हैं, हम जैसे एक कॉनकेव मिरर बना दिया, इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे आ रही है जो कि इसके फोकल पॉइंट से होके निकल गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और एक फोकस पॉइंट से जो रे जा रही है वो इससे पैरेलल होके निकल गई। तो जहां पे इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहां पे इमेज बन गई। अब अगर मैंने इसके हाफ पार्ट को कवर कर दिया, इस मिरर के हाफ पार्ट को कवर कर दिया सपोज, तो क्या होगा? रे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इमेज नहीं बनेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इमेज बनती है वो सिर्फ दो इंसिडेंट रेस की वजह से नहीं बनती है, सिर्फ दो इंसिडेंट रेस की वजह से नहीं बनती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस जारी होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस जारी होती है, ठीक है, और वो इनफाइनाइट नंबर रेस वापस से रिफ्लेक्ट हो रही होती है, और जिस पॉइंट पे वो सारी रिफ्लेक्ट होके इंटरसेक्ट करती है वहां पे इमेज बनती है। तो जब हम इस मिरर के हाफ पार्ट को अगर हम कवर कर देंगे तो केवल
हाफ नंबर ऑफ इमेज ही रिफ्लेक्ट होंगी। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज पहले केस में जा रही थी, तो दूसरे केस में उससे हाफ, इनफाइनाइट का हाफ नंबर ही रिफ्लेक्ट बैक होगा, बाकी का हाफ जो है वो ये ब्लैक पेपर अब्सॉर्ब कर लेगा। तो इस वजह से इमेज तो बनेगी, लेकिन उस इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस्ड होगी। सो द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस्ड। ऐसा नहीं है हाफ इमेज बनेगी या इमेज नहीं बनेगी, इमेज बनेगी लेकिन रिड्यूस्ड इंटेंसिटी की इमेज बनेगी। Then fourth C, question number 4C. What kind of mirror, concave, convex or plane would be best suited for solar cooker? देखो सोलर कुकर में क्या होता है कि हम एक चैम्बर में कुछ भी खाने पीने की चीज, जैसे कि आप बोल ऑफ राइस रख दिया, और वहां पे सन एनर्जी की वजह से, सनलाइट की वजह से वो जो राइस है वो कुक हो जाते हैं अपने आप। तो हमें ऐसा मिरर चाहिए जो कि जो ये सन से जो बीम ऑफ लाइट आ रही है ना, उसे एक पॉइंट पे कन्वर्ज करे। कहाँ पे? यहाँ पे इस बोल पे कन्वर्ज करे, ताकि मैक्सिमम एनर्जी इस बोल को मिले, आसपास में जाके वो वेस्ट ना हो, और ये जो राइस है वो जल्दी से कुक हो जाए। ठीक है, तो हमें इस केस में ऐसा मिरर चाहिए जो कि सारी जो रेज है उन्हें एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे। अब देखो देखो, अब तुम खुद बताना आंसर क्या हो सकता है। ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में जितनी भी रेज आती हैं वो सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, इसके फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं। और एक ये है कॉन्वेक्स मिरर है, जितनी भी रेज आएंगी वो डाइवर्स हो जाएंगी, दूर दूर चली जाएंगी, दूर दूर फैल जाएंगी, ये डाइवर्स हो गई सारी। तो हमें ऑब्वियसली हमें ऐसा मिरर चाहिए जो कि सारी रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे, ताकि एनर्जी एक पॉइंट पे, सन एनर्जी को एक पॉइंट पे इस्तेमाल किया जा सके, और वो जो हमने जो भी सोलर कुकर में फूड कुक होने के लिए रखी वो जल्दी से पक जाए। तो ऑब्वियसली हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि ये मिरर जो है वो सनलाइट को फोकस करता है टू अ सिंगल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास ये होता है, जहां पे जो g है वो हमारा कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अगर मून की बात करेंगे तो मास ऑफ मून हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून हो जाएगा। तो जहां की भी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ये इट डिपेंड्स ओनली द मास ऑफ ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट की, अगर सन की बात करें तो सन, मून की बात करें तो मून, अर्थ की बात करें तो अर्थ, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम इट। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उससे इसके सेंटर की, ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट के सेंटर की डिस्टेंस जो है उस पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग पुल्ड। तो जो दूसरा मास है जिसको पुल किया जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, उसके मास पे इट डज नॉट डिपेंड्स। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, will the current flow more easily through a thick and short wire or a thin and long wire of same material connected to same source? देखो, जो करंट है वो ज्यादा होगा, करंट फ्लो ज्यादा होगा, मोर इजीली होगा, अगर जो रेजिस्टेंस है वो लेस होगा। जो वायर हम यूज कर रहे हैं अगर वो लेस रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो ऑब्वियसली जो करंट है वो मोर इजीली फ्लो करेगा। अब जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, लेकिन हम सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारा पॉइंट नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा थिक एरिया होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो ऑब्वियसली जो थिक वायर है उससे तो करंट इजीली फ्लो करेगा, इंक्रीज करंट फ्लो करेगा इन कंपेयर टू थिन वायर। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ वायर, जितना ज्यादा वायर का लेंथ होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है लेंथ के। ठीक है, तो शॉर्ट वायर के लिए ऑब्वियसली रेजिस्टेंस लेस होगा तो करंट विल फ्लो मोर इजीली,
लॉन्ग वायर के लिए रेजिस्टेंस मोर होगा तो द करंट विल फ्लो लेस। ठीक है, तो बस हमसे यही क्वेश्चन पूछा है कि थिक और शॉर्ट वायर से मोर इजीली करंट फ्लो करेगा या थिन और लॉन्ग वायर से मोर इजीली फ्लो करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, थिक एंड शॉर्ट वायर। क्यों? क्योंकि इट विल ऑफर लेस रेजिस्टेंस। So thank you for watching this video and stay tuned for more videos like this and be ready for your exam. So thank you and have a nice day.